हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल टाइम्स। दोस्तों, मैं हूं विकास विद्रोही और आज हम नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़े हैं जिसका नाम है बिग डाटा। दोस्तों, हम टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले आप सिविल टाइम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे सोशल मीडिया हैंडल को ज़रूर फॉलो कर लें क्योंकि नए अपडेट्स आपको वहीं से मिलेंगे। और साथ ही सिविल टाइम्स एप्लीकेशन को जो प्ले स्टोर पर है उसे डाउनलोड कर लीजिए। उसके ऊपर हम टेस्ट लेकर आते हैं, आप उस टेस्ट को देकर अपने आप को जांच सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बिग डाटा। अभी जो करंट का इशू है या कहा जाए धीरे धीरे डाटा जो है वो बढ़ रहा है, तो हम इन्हीं टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जो है कि बिग डाटा किसे कहेंगे, कितनी मात्रा में डाटा हो जिसे बिग डाटा का नाम दिया जाए, ये बिग डाटा कहाँ से जनरेट होता है या किस तरीके से हमें प्रभावित करता है, इफेक्ट डालता है हमारे जीवन के ऊपर, इसके उपयोगकर्ता कौन है या कहाँ से यह ट्रेंड में लाया जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि बिग डाटा किसे कहेंगे। तो यह एक ऐसा शब्द है जो बड़ी मात्रा में वर्णन करता है संचरित और असंचरित, मतलब जो आपकी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म जो डेटा होता है उसको क्या करता है, डिफाइन करने का काम करता है। जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो जो दैनिक आधार पर डेटा को यूज करता है और यूज करने के साथ ही वह उसे जनरेट करने का काम भी करता है। उसके जनरेट करने के आधार पर वह अपने डिसीजंस को या कोई भी जो बिजनेस है उस बिजनेस में फैसले लेने के लिए क्या करता है, मदद करता है। अब देखिए, अभी हाल ही में एक अध्ययन किया गया और उस अध्ययन में नेस्कॉम एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा यह बताया गया कि भारतीय विश्लेषक उद्योग जो है उसके द्वारा 2025 तक $16 बिलियन तक इसका जो अनुमान है वो पहुंचने का है। मतलब यह डाटा बहुत बड़ी मात्रा में फैलने वाला है। इस बिग डाटा को हम 6Vs से समझ सकते हैं, मतलब वॉल्यूम, वोलेसिटी, वेरासिटी, वैल्यू और वेरिएबिलिटी। ये जो डाटा है यह वॉल्यूम मतलब कितनी मात्रा में, यह कितने सोर्सेज से आता है जिसका अमाउंट एक जगह पर इकट्ठा होता है, उसे नाम दिया है वॉल्यूम का, कितनी मात्रा में हो सकता है। वैरायटी, वैरायटी का मतलब यह स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो सकता है या कहा जाए अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो सकता है। मतलब यह लिखी हुई अवस्था में हो सकता है, एक दूसरी जगह से ट्रांसफर या जैसे हम डाटा का उपयोग करते हैं ट्रांजैक्शन कर सकते हैं उस रूप में हो सकता है, या फिर कितनी स्पीड के साथ यह जनरेट हो रहा है। स्पीड से मतलब इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए मैं किसी फोन पे वगैरह का यूज करता हूं और उस फोन पे से मैं किसी भी जगह पर जाकर ट्रांजैक्शंस करता हूं, तो मेरे द्वारा किसी ना किसी रूप में ट्रांजैक्शंस किया गया है और मेरे ही ऐसे बहुत सारे भाई बहन होंगे जो इस तरीके से ट्रांजैक्शंस कर रहे होंगे। अब मान लेते हैं कि वो फोन पे एक एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन को 1 करोड़ लोगों के द्वारा मान लेते हैं यूज किया जाता है। जब यूज किया जाता है तो उसमें से 70 लाख लोगों के द्वारा तो ट्रांजैक्शंस किए ही जाते होंगे। तो ऐसी स्थिति। दूसरा मैं उदाहरण आपको दूंगा कि मान लेते हैं कि मैं किसी मेट्रो स्टेशन से दिल्ली के से निकला और निकलने के बाद मैंने अपने कार्ड को स्वैप किया। स्वैप करने से ही मेरे द्वारा एक ट्रांजैक्शन का उपयोग लिया गया है। वो ट्रांजैक्शंस हर किसी यात्री पैसेंजर के द्वारा लिया गया होगा। अब जब वो पैसेंजर के द्वारा एक डाटा का जनरेट किया गया है, मतलब एक ट्रांजैक्शंस किया गया है, तो मेट्रो में कितने पैसेंजर्स हैं जो डेली यूज करते हैं उस ट्रांजैक्शंस को, तो वो ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं जाकर क्या होता है, स्टोर होता है। तो यही धीरे धीरे जाकर यह डाटा एक बिग डाटा का रूप ले लेता है। अब इसी के बारे में देखते हैं कि यह बिग डाटा कहाँ से आता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण या मैं फैक्ट्स के रूप में आपके सामने साझा कर रहा हूं कि मान लेते हैं अमेजन जो है वो प्रति सेकंड 700 आइटम बेचता है, सेल करता है। जब वो 700 आइटम बेचता है तो 700 आईडी जनरेट भी करता होगा, ट्रांजैक्शंस करता होगा, आप उसको ट्रैक कर पाते होंगे। या फिर दूसरा, ईमेल का उपयोग हर आदमी के द्वारा अब लिया जाता है। प्रतिदिन जो व्यक्ति ईमेल को रिसीव करता है उनकी संख्या 88 हो सकती है और जो भेजने की जो संख्या है वो 34 हो सकती है। मतलब मेरे द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा डेटा का जनरेट किया गया है। फिर बात आती है ईमेल को, तो ईमेल जो है वो 300 बिलियन लोगों को प्रतिदिन जोड़ने का काम करता है। फिर दूसरी बात, मास्टर कार्ड, जो हम कार्ड यूज करते हैं, चाहे एटीएम रहा हो, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या किसी भी प्रकार का कार्ड, उससे हम किसी न किसी तरीके से लेन देन करते हैं या ऑनलाइन आधार पर करते हैं, उसके द्वारा भी 80 बिलियन क्या ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं।
सेम उसी प्रकार से एयरलाइंस है, जो उड़ान भरती है उनका सारा का सारा डाटा उसके ऊपर रहता है। फिर रहा कि 2025 तक यह रिसर्चर्स ने बताया है कि 72 गीगाबाइट जो है 7200 गीगाबाइट का उपयोग प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा लिया जाएगा। यह औसतन अगर बात की जाए ट्वीट्स के ऊपर, तो एक आदमी लगभग या लोग प्रतिदिन किस आधार पर कितने ट्वीट्स करते हैं, 500 मिलियन ट्वीट्स करते हैं। तो या फिर आप मान लीजिए किसी वॉलमार्ट से जाकर कोई लेन देन करते हैं तो प्रति घंटे 1 मिलियन ग्राहक जो है वो क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स और फिगर्स थे जिसके आधार पर हमने देखा कि किस तरीके से हो सकता है। या फिर गूगल के ऊपर हम कोई भी चीज़ को सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद हम उसे थोड़ी ही देर के बाद कहीं ना कहीं देख पाते हैं। मैं छोटा उदाहरण आपको देता हूं। मान लीजिए मैं दिल्ली से गोवा की फ्लाइट को सर्च कर रहा हूं। अब जैसे ही मैं सर्च कर रहा हूं, मैंने 2-3 मिनट का समय लिया, ट्रांजैक्शंस किए और ट्रांजैक्शन करने के बाद, सर्च वगैरह करने के बाद मैंने उस एप्लीकेशन को बंद कर दिया। अब समझना कि कुछ ही समय के बाद मुझे वो अलग अलग पेजेस पर वो फ्लाइट्स दिखाई देंगी और कहा जाएगा सबसे सस्ती फ्लाइट्स दिल्ली टू गोवा, दिल्ली टू ये, दिल्ली टू फलाना। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये मुझे मतलब कि मुझे ऑब्जर्व किया जा रहा है, मुझे ट्रैक किया जा रहा है। जब मुझे ट्रैक किया जा रहा है तो मेरी जानकारी भी कहीं ना कहीं से उठाई जा रही है। अब ये बिग डाटा इंपॉर्टेंट क्यों है? तो बड़े जो डेटा होते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है कि इसके पास कितना डेटा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि वह सोर्स क्या है, मतलब वह ढूंढना क्या चाहता है। मान लीजिए मैं हूं और मुझे कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीदना है। जब मुझे प्रोडक्ट खरीदना है तो सामने वाला जो भी कंपनी है वो मुझे ट्रैक करेगी किस आधार पर कि मुझे किस वैरायटी का चाहिए, वैरायटी के साथ साथ मुझे किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए या कौन सी कंपनी का चाहिए, और साथ ही वो ट्रैक करेगी कि उसका प्राइस कितना होना चाहिए। उसी आधार पर मुझे ट्रैक कर लिया जाएगा और कुछ ही समय के बाद मुझे उसी प्रकार के ऑप्शंस जो है वो दिखाई देने लगेंगे। मतलब हमारे लिए वो डाटा जो है वो उस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे क्या होगा, लागत में कमी आती है। मतलब वह कंपनी यह देख पाएगी कि कितने लोग इस वेरिएशन में प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं। फिर दूसरा, समय में कम होगा, मतलब हम तुरंत प्रभाव से उसको एक्सेस कर पाएंगे। नए उत्पाद को यदि लॉन्च करना है, मान लीजिए कोई मोबाइल फोन कंपनी है और वह मोबाइल फोन कंपनी क्या करती है कि पहले एक सर्वे रूप में ले लेती है कि प्रोडक्ट कितनी रेंज के आसपास चाहिए, उस आदमी को या उस कस्टमर को क्या प्रोडक्ट चाहिए जिसमें क्या क्या फैसिलिटीज हो, उसी के आधार पर वह नए फोन को लॉन्च कर पाती है। और उस कंपनी के लिए क्या हो जाता है, एक स्मार्ट निर्णय, मतलब वह निर्णय लेने में आसान हो जाता है। ग्राहकों को समझना आसान होता है, उन्हें पहचानना आसान होता है कि उसके आधार पर जो कस्टमर होता है उसी कस्टमर के आधार पर उसे सर्विस दी जाए। आजकल जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इन्हीं का उपयोग ले रहे हैं। मान लीजिए मैंने गूगल पर कुछ भी सर्च किया है तो वो जो सर्च की गई जानकारी है वह जानकारी उस ऑर्गेनाइजेशन तक जाती है। कई बार आप न्यूज़पेपर में सुनते हैं कि फेसबुक ने इतने लोगों का डाटा सेल कर दिया। वो जो डाटा सेल किया है इसका मतलब कि भाई मेरी जो एप्लीकेशन है या मेरी जो आईडी है मैं उसी आधार पर उसको यूज करता हूं। तो फेसबुक के पास कितने ही लोगों की आईडी है, कितने ही लोगों की जानकारी है, वो जानकारी किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे दी जाती है और वह ऑर्गेनाइजेशन उस कस्टमर को अपना जोड़ने के लिए या बनाने के लिए उसका उपयोग करता है। तो यह कंपनियां ग्राहकों को पूरी तस्वीर प्राप्त करने के लिए सोशल मीडिया डेटा, ब्राउजर लॉगिन, साथ ही टेक्स्ट एनालिटिक्स या डेटा सेंसर का उपयोग करके इनका क्या कर लिया जाता है, उपयोग किया जाता है। साथ ही व्यवसाय में या कहा जाए भविष्य में जो भी मामले आते हैं उन्हीं को उपयोग में इस प्रकार से डाटा का यूज किया जाता है। या व्यावसायिक जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको समझना, अपने अनुरूप बनाना, डेटा को तेजी से उपयोग में लिया जाना या किसी भी प्रकार की सर्च की गई जानकारी को यूज करना। वेबसाइट पर प्रवृत्ति, मौसम के पूर्वानुमान या अन्य भविष्यवाणियों को इसी आधार पर देखा जाता है। अब समझना, इसी के साथ में आज आप ये भी देख पाते हैं कि माल की डिलीवरी या कोई भी आपका प्रोडक्ट जो आता है आप उसको ट्रैक कर पाते हैं। जब ट्रैक कर पाते हैं तो एक डाटा जनरेट करते हैं। इसका उपयोग विज्ञान या अनुसंधान में भी होता है इस तरीके से कि भाई जो भी सर्च हुआ है उस रिसर्च को हम किसी ना किसी रूप में किसी वेबसाइट पर डालते हैं और वेबसाइट पर डालने के बाद उससे यह जानकारी ले ली जाती है। मशीन या डिवाइस के रूप में, सुरक्षा या कानून के रूप में, या शहरों या देशों को सुधार के रूप में इसका उपयोग लिया जाता है।
अब समझिए करंट के इश्यूज को कि जो सरकारी पहल या हस्तक्षेप जो की गई है वो देखिए, जो डाटा भेजा जाता है या भारत सरकार ने इस डाटा की सुरक्षा के लिए, क्योंकि मेरा डाटा जो है मैंने जो सर्च किया है उसकी सुरक्षा का भी तो मामला उठता है। जब सिक्योरिटी नहीं है तो वो किसी ना किसी रूप में लीक किया जा सकता है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि भारत सरकार ने इस डाटा के रूपरेखा को तैयार करने के लिए या इसके सुरक्षा के पहलुओं को देखने के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश हैं जिनका नाम है BN श्रीकृष्ण, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था और गठन करने के बाद उस समिति ने अपनी मसौदा या रिपोर्ट जो है वो सरकार को पेश कर दी थी। अब देखिए, नीति आयोग ने वर्तमान में एक नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को विकसित किया है, जिससे वह क्या करेगा कि जो निजी खिलाड़ी हैं, खेलने वाले हैं, वो मिलकर क्या योजना कर सकते हैं, किस तरीके से खेल को बेहतर बना सकते हैं, जो नागरिकों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं, जो रिसर्चर्स हैं, उनके लिए क्षेत्रीय डाटा को किस तरीके से कार्य के रूप में लिया जा सकता है। फिर साथ ही दूसरा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किए गए डाटा के ऑडिट के लिए हिस्से में CAG द्वारा एक तैयार की गई है कौन सी पॉलिसी, बिग डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी की शानदार तरीके से शुरुआत की गई है। फिर इसरो ने भी इसमें पहल की है, या कहा जाए जो कृषि मंत्रालय है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा कृषि संपत्तियों के मानचित्रण के लिए उपयोग किए गए या उपग्रह को द्वारा जो जानकारी दी गई है उस जानकारी को इसरो की मदद से यहाँ कहाँ जोड़ दिया गया है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जोड़ने का काम किया गया है। अब इसके लिए चुनौतियां क्या हो सकती हैं जो अभी वर्तमान में बढ़ रही है, उसी चुनौतियों पर ध्यान देते हैं। पहली बात आती है इसकी गोपनीयता। मतलब ये है कि भाई हमारी गोपनीयता भी कोई चीज हो। आप किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो, अब जब डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से तो आपसे पूछा जाता है कि आपकी लोकेशन क्या है, वो अलाउ करवाता है और आप खुशी खुशी दौड़े दौड़े इसको अलाउ करते हैं। आपसे कॉन्टेक्ट्स जो है वो मांगे जाते हैं और आप उसे फिर ओके करते हैं। फिर उसके बाद आपसे फोटोज वीडियोज शेयर करवाए जाते हैं, ओके करते हैं और आप उसके बाद उस एप्लीकेशन का आनंद ले पाते हैं। उसे कहाँ जरूरत पड़ गई आपकी फोटोज से, उसके कहाँ जरूरत पड़ गई आपकी लोकेशन से या उसकी कॉन्टैक्ट से, तो वह आपको क्या कर रहा है, आपके ऊपर जासूसी करने का काम भी कर रहा है। तो सबसे पहली बात है गोपनीयता पर आक्रमण हो सकता है कि बिग डेटा एनालिटिक्स डिजिटल जो है उसके कारण दोहरी समस्याओं की ओर ले जाया जा रहा है। मतलब हमारी एक तो डेटा की गोपनीयता और दूसरी नेट न्यूट्रलिटी जो है उसके ऊपर क्या चाहिए कि भाई सुरक्षा चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। दूसरा डेटा की सुरक्षा, हमने कहीं पर भी डेटा को क्या कर दिया है, स्टोर कर दिया है। जब डेटा को स्टोर कर दिया है तो उसकी सुरक्षा का जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट, तकनीकी चुनौतियां। मतलब इससे पता चलता है कि भाई जो डेटा का संग्रहण किया गया है वो विशाल डेटा या बड़ी मात्रा में डेटा हो सकता है, बिग डाटा हो सकता है। उसकी अहम बुनियादी ढांचा होना चाहिए, उसके भंडारण स्टोरेज होनी चाहिए और कम्युनिकेशन की समस्याओं से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए, कोई कानून या नियम बनने चाहिए। साथ ही उसकी स्ट्रीमिंग जो भी हम देख पा रहे हैं उसके लिए भी यह चुनौतियां हमारे लिए बनी हुई है। आप लोग हमारे साथ दोस्तों बने रहिए, सिविल टाइम्स को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों इसी प्रकार से हम नए नए टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं। यह जो टॉपिक्स हैं ये मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, नए सवाल पूछे जाते हैं। हो सकता है आपसे सवाल इसी को उठाकर पूछ ले और आपका जो 5 नंबर या 10 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन है वो यहाँ से ठीक हो जाए। आप लोग बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।